मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर 3 डूबते बच्चों को बचाया था। जब मैं 3 लाख रुपए के इनाम को स्वीकार करने ही वाला था, तभी हमारी क्लास का गरीब छात्र चेन हाउ अचानक दौड़ता हुआ मंच पर आ गया। उसने कहा कि उसके पिता को कैंसर है और ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। उसने मुझसे विनती की कि मैं अपनी इनाम की रकम उसे उधार दे दूं ताकि उसके पिता की जान बच सके। पिछले जन्म में मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने बिना ज्यादा सोचे अभी अभी मिले वो 3 लाख रुपए उसे दे दिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मेरे बुरे सपने की शुरुआत बनने वाला है। उस दिन के बाद बहुत झूं की तरह मुझसे चिपक गया और लगातार मेरा खून चूसने लगा। कभी कहता, दादी बीमार हैं, माँ घायल हो गई, बहन की फीस नहीं भर पा रहे। हर बार वह मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता, यहाँ तक कि उसने मुझ पर ऑनलाइन लोन लेने का दबाव भी डाल दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह मेरे पैसों से घर खरीद रहा था, महंगे कपड़े पहन रहा था और ऐश कर रहा था। जब मैंने उसे और पैसे देने से मना कर दिया तो गुस्से में उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारी वजह से मुझे अमीर जिंदगी का स्वाद न मिलता तो मैं कभी वापस गरीब जिंदगी में नहीं जाना चाहता। अब इसकी आदत पड़ चुकी है। और फिर मैं दोबारा उसी पल में लौट आया। मैं स्कूल के ऑडिटोरियम के मंच पर खड़ा था। प्रिंसिपल अभी अभी मुझे 3 लाख रुपए का चेक देकर गए थे। पूरा हॉल तालियों और कैमरों की फ्लैश से गूंज रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़का दौड़कर आया, चेन हाउ। वह मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरा ऑडिटोरियम एकदम शांत हो गया। यूशन, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पापा को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में 3 लाख लगेंगे, ये उनकी जान बचाने के लिए जरूरी है। वह रोते हुए बार बार सिर झुकाकर मुझसे विनती करने लगा। उस परिचित दृश्य को देखकर मेरा खून जम गया। पिछले जन्म की सारी यादें लौट आईं। पिछली बार उसकी आंखों के आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मैंने सोचा था पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन इंसान की जान ज्यादा जरूरी है। और मैंने बिना हिचकिचाए चेक उसके हाथ में थमा दिया था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। सब लोग मेरी दयालुता की तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था वही दिन मेरी बर्बादी की शुरुआत था। उसके पिता को सच में कैंसर था, मगर इलाज में 3 लाख की जरूरत नहीं थी। ज्यादातर पैसे चेन हाउ ने खुद के लिए रख लिए थे। शुरुआत में वह कभी कभी अपने पिता की हालत बताता था, लेकिन धीरे धीरे उसने हर बात पर पैसे मांगना शुरू कर दिया। यूशिन, दादी को हार्ट अटैक आया है, माँ खेत में गिर गई, बहन का स्कूल में एडमिशन हो गया है। हर बार रोना, बेबसी दिखाना और दुख भरी कहानियां सुनाना। आसपास के लोग भी मुझे समझाने लगते, यूशिन तुम तो हीरो हो, इतने पैसे तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं, वो बहुत गरीब है, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। धीरे धीरे मैं ऐसा इंसान बन गया जिसे हमेशा देते रहना पड़ता था। अगर मैं जरा भी मना करता तो लोग मुझे स्वार्थी और निर्दयी कहते। उसे खुश रखने के लिए मैंने खुद पर खर्च करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी मांगें बढ़ती ही गईं। आखिरकार उसने मुझसे ऑनलाइन लोन तक लेने को कह दिया। बस थोड़ा उधार ले लो, बाद में लौटा दूंगा, ब्याज भी ज्यादा नहीं है। और मैं लोगों की बातों और उसके दबाव में आकर सचमुच कर्ज लेने लगा। कर्ज और ब्याज बर्फ के गोले की तरह बढ़ते गए। फिर एक दिन मैंने उसे एक नई लग्जरी कार चलाते हुए देखा। वह महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर एक आलीशान सोसाइटी से बाहर निकल रहा था। उसी पल मेरी आंखें खुल गईं। मैं गुस्से में उसके पास गया और उसे सवाल करने लगा। पहले तो वह बहाने बनाने लगा, लेकिन जब मैंने उसकी हर बात का जवाब दे दिया तो उसके चेहरे से सारी मासूमियत और बेबसी गायब हो गई। अब वहां सिर्फ लालच और नफरत बची थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे अमीर जिंदगी का स्वाद न मिलता तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि पैसे वाली जिंदगी कितनी अच्छी होती है। अब जब तुमने मुझे ये सब दिखा दिया है तो मैं फिर से गरीब कैसे बन जाऊं। तुमने ही मुझे बर्बाद किया है, समझा। मैं गुस्से से कांपने लगा। मैंने उससे कहा कि मेरे पैसे वापस करे ताकि मैं ऑनलाइन लोन का कर्ज चुका सकूं, लेकिन वह हंस पड़ा। इतने पैसे वापस कैसे दूं? अगर तुमने मुझे और मजबूर किया तो सब साथ में बर्बाद होंगे। बहस के दौरान उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं उस समय बिल्डिंग की छत के किनारे पर खड़ा था। मेरा शरीर संतुलन खो बैठा और मैं सूखे पत्ते की तरह नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते वक्त मैंने आखिरी बार उसे देखा। वह छत पर खड़ा था। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, सिर्फ ठंडी बेपरवाही। उसने कहा, अगर तुम न होते तो मुझे अमीर बनने का मजा कभी पता नहीं चलता। अब तुम मुझे दोबारा गरीब कैसे बना सकते हो। यही शब्द मेरी पिछली जिंदगी की आखिरी याद बन गए। अब मैं फिर उसी ऑडिटोरियम में खड़ा था। मेरे सामने घुटनों पर बैठा चन्हाव अब भी रो रहा था, अभी नाटक कर रहा था। उसके माथे का लाल निशान बिल्कुल सही जगह पर था। आवाज कांप रही थी, हर शब्द में नकली बेबसी भरी हुई थी। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे, हे भगवान कितना बेचारा है, कैंसर तो जानलेवा बीमारी है, 3 लाख से एक जान बच सकती है। ये तो किस्मत की बात है कि अभी अभी यूशिन को इनाम मिला है, उसे मदद करनी ही चाहिए। सब कुछ बिल्कुल पिछले जन्म जैसा था, लेकिन इस बार मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने शांत आवाज में कहा, चेन हाउ पहले उठो। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। वह एक पल के लिए रुक गया, फिर और जोर जोर से रोने लगा। नहीं, जब तक तुम मदद का वादा नहीं करोगे मैं नहीं उठूंगा। यूशिन प्लीज मेरे पापा को बचा लो। वह फिर से सिर झुकाकर जमीन पर मारने लगा। मैं एक कदम पीछे हट गया
और उसकी हरकत से बचते हुए बोला, उठो, बात करके हल निकालते हैं। ऑडिटोरियम में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। सबको महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। चेन हाउ का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन वह अब भी घुटनों पर बैठा रहा। मुझे पता है मेरी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये पैसा तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया है, लेकिन मेरे पिता की जान भी बहुत कीमती है। पिछले जन्म में मैं इसी बात से पिघल गया था। मैंने सोचा था पैसा इंसान की जान से ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन अब मैं समझ चुका था मेरी अपनी जिंदगी भी इसी पैसे और इसी इंसान की वजह से बर्बाद हुई थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चेन हाउ, मुझे तुम्हारे पिता की बीमारी से सहानुभूति है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ सबके सामने घुटनों पर बैठ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर पैसे देने का दबाव डाल सकते हो। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तब तुम क्या कहना चाहते हो? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यूशिन मदद नहीं करेगा? ये क्या हो रहा है? वो तो हीरो है, थोड़ा कठोर नहीं हो रहा? आखिर किसी की जान का सवाल है। प्रिंसिपल भी बोले, अगर कोई बात है तो आराम से करो, पहले चेन हाउ को उठने दो। लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। मैंने सीधे चेन हाउ से पूछा, तुम्हारे पिता को कैंसर है और ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए, क्या तुमने स्कूल से मेडिकल सहायता के लिए आवेदन किया? वह घबरा गया। किया था, लेकिन स्कूल की मदद बहुत कम है। मैंने तुरंत कहा, सच, जहां तक मुझे पता है स्कूल में गंभीर बीमारियों के लिए विशेष राहत फंड है, उससे 1 लाख तक मिल सकते हैं। क्या तुमने उसके लिए आवेदन किया? माँ, मुझे अभी समय नहीं मिला। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तुम्हारे पिता की हालत इतनी गंभीर है कि तुरंत 3 लाख चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ आकर मेरे सामने घुटनों पर बैठने का समय था, फिर भी स्कूल के राहत फंड के लिए आवेदन करने का समय नहीं मिला। उसकी आवाज अटक गई। पूरे ऑडिटोरियम का माहौल बदलने लगा। लोग अब सवाल उठाने लगे, सही तो कह रहा है, स्कूल में फंड तो है, उसने पहले वहां कोशिश क्यों नहीं की? क्या वो सीधे यूशिन के इनाम के पीछे था? चेन हाउ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वह जल्दी से बोला, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा यूशिन से मदद जल्दी मिल जाएगी, और वैसे भी 1 लाख काफी नहीं है। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर काफी नहीं है तो और रास्ते भी हैं। समाज से मदद मांगो, क्राउड फंडिंग शुरू करो। आजकल इंटरनेट पर लोग सच में जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। या फिर तुम अस्पताल से बात कर सकते हो। मैंने शांत स्वर में कहा, देखो, क्या इलाज का कुछ हिस्सा उधार पर हो सकता है, बाद में पैसे चुका देना। मदद पाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन तुमने सबसे घटिया तरीका चुना। पूरा ऑडिटोरियम एकदम शांत था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, तुम सीधे मंच पर आए, सारे स्कूल के सामने मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए और अपने पिता की बीमारी का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालने लगे कि मैं तुम्हें अपनी बहादुरी का इनाम दे दूं। तुम मदद नहीं मांग रहे, तुम भावनात्मक ब्लैकमेल कर रहे हो। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। चेन हाउ भी, वह हकलाते हुए बोला, ना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं बस मजबूर था। मैंने तुरंत जवाब दिया, मजबूरी किसी को भावनात्मक रूप से बंधक बनाने का अधिकार नहीं देती। चेन हाउ चुप हो गया। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, क्या तुम्हें पता भी है ये पैसे मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। ये कोई साधारण रकम नहीं है। जिस दिन 3 बच्चे झील में डूब रहे थे, उस दिन पानी का बहाव बहुत तेज था। जब मैं पानी में कूदा, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जिंदा बाहर आ पाऊंगा या नहीं। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक बच्चे को किनारे तक पहुंचाया। आखिर में पानी के पौधों में फंसकर मैं खुद लगभग डूब गया था। ये मेरी बहादुरी की पहचान है, मेरी मेहनत की इज्जत है, मेरी उस जान की कीमत है जो लगभग चली गई थी। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। और अब तुम अपने पिता की बीमारी का सहारा लेकर मुझसे ये सब छोड़ देने को कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये न्याय है? इस बार ऑडिटोरियम पूरी तरह खामोश हो गया। कुछ लोगों के चेहरे बदलने लगे थे। चेन हाउ घबरा गया। मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने उसकी बात काट दी। बस क्या तुम्हें लगा क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ इसलिए मुझे निस्वार्थ होकर तुम्हें पैसे दे देने चाहिए? मैंने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, चेन हाउ, दयालु होने का मतलब ये नहीं कि इंसान की कोई सीमा ही ना हो। मेरी दया उन बच्चों के लिए थी जो सच में मर रहे थे, उन लोगों के लिए जो मदद मिलने पर एहसान समझते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो दूसरों की अच्छाई को अपनी अंतहीन मांगों का साधन बना ले। उसका शरीर हल्का कांप उठा। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी नजरों में मैं हमेशा एक नरम दिल, आसानी से पिघल जाने वाला लड़का था, लेकिन आज मेरी हर बात उसकी नकली छवि को चाकू की तरह चीर रही थी। वह अचानक चिल्लाया, लेकिन मेरे पापा सच में मर रहे हैं। क्या तुम किसी को मरता हुआ देखकर भी मदद नहीं करोगे? क्या तुम इस लायक हो कि लोग तुम्हें हीरो कहें? मैंने बिना डरे जवाब दिया, मैंने उन 3 बच्चों की जान बचाई थी, इसलिए मैं उस सम्मान का हकदार हूँ। ये पैसा सिर्फ 3 लाख रुपए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरी दुनिया का बोझ उठाना पड़े। मैं हीरो हूँ, कोई संत नहीं, और तुम्हारी एटीएम मशीन भी नहीं। कुछ छात्रों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। अगर तुम सच में अपने पिता को बचाना चाहते हो तो सही तरीके से मदद मांगो। यहाँ इस तरह लोगों की भावनाओं और उनकी इज्जत का इस्तेमाल मत करो। इतना कहकर मैंने उससे नजरें हटा ली और पूरे ऑडिटोरियम की तरफ मुड़ा। प्रिय अध्यापक गण और दोस्तों, मैं भी चेन हाउ की स्थिति से सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन सहानुभूति का मतलब ये नहीं
कि किसी पर नैतिक दबाव डाला जाए। इस इनाम के पैसे का इस्तेमाल मैं अपने भविष्य की पढ़ाई और जीवन के लिए करूंगा। साथ ही इसका एक हिस्सा स्कूल के राहत कोष में दान करूंगा ताकि सच में जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। मैं ये पैसा सीधे चेन हाउ को नहीं दूंगा और इसका कारण निर्दयता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दयालुता किसी और के लालच का हथियार बन जाए। पूरा हॉल शांत था। फिर कुछ सेकंड बाद किसी ने तालियां बजानी शुरू की। धीरे धीरे पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। यूशिन सही कह रहा है, ये तो सीधा भावनात्मक ब्लैकमेल था। इनाम उसका है, फैसला भी उसी का होगा। चेन हाउ ने हद कर दी। चेन हाउ अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह चारों तरफ लोगों की बदलती निगाहों को देख रहा था, फिर मेरी दृढ़ आंखों को, और आखिरकार उसे समझ आ गया। इस बार उसकी चाल काम नहीं आई। वह अचानक गुस्से में खड़ा हुआ, मुझे घूरा और फिर तेजी से मंच से नीचे उतरकर ऑडिटोरियम से बाहर भाग गया। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा। मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी थकान, जैसे पिछले जन्म का कर्ज मैंने आखिरकार इस जन्म में अपने हाथों से खत्म कर दिया हो। वह भी चेन हाउ का ही क्लासमेट था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े चेक को कसकर पकड़ लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ अब मेरी जिंदगी फिर से मेरे अपने हाथों में वापस आ गई है। पुरस्कार समारोह के बाद मैं पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग कहते यूशिन सिद्धांतों पर टिके रहने वाला लड़का है। कुछ लोग फुसफुसाते इतना बेरहम भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बार मुझे किसी की बातों की परवाह नहीं थी। पिछले जन्म में मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीता रहा और वह जिंदगी बहुत थका देने वाली थी। इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता था। अगले ही दिन मैं बैंक गया। मैंने पूरे 3 लाख रुपए सुरक्षित जमा कर दिए। फिर उनमें से 30,000 रुपए निकालकर स्कूल के राहत कोष में दान कर दिए। मैंने कोई दिखावा नहीं किया, ना किसी को बताया, बस चुपचाप सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। मैं अब किसी की तारीफ या नैतिक दबाव का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। सब खत्म होने के बाद मुझे पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। जब मैं क्लास में लौटा, माहौल थोड़ा अजीब था। सभी मुझे अलग नजरों से देख रहे थे। कुछ की आंखों में सम्मान था, कुछ में जिज्ञासा, और कुछ मुझसे थोड़ा दूरी बना रहे थे। चेन हाउ की सीट खाली थी। वो खाली कुर्सी जैसे एक खामोश व्यंग्य बन गई थी। मेरा दोस्त लिन लियांग धीरे से मेरे पास आया। तू कल बहुत कमाल था, मैं तो डर गया था कि तू फिर से पिघल जाएगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पिछले जन्म में बहुत बेवकूफ था। लिन लियांग ने धीरे से कहा, वैसे चेन हाउ ने भी हद कर दी। घर में परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इस तरह मजबूर करे। और मैंने उसके रूममेट से सुना है उसके पापा सच में बीमार हैं, लेकिन हालत उतनी गंभीर नहीं जितनी वो बता रहा था। इतने पैसे की भी जरूरत नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, जो होगा वो खुद संभालेगा। उसके बाद कई दिनों तक चेन हाउ स्कूल नहीं आया। धीरे धीरे उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता वो लोगों से पैसे ठग रहा था, कोई कहता उसके पिता की बीमारी ही नकली है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि यूशिन से ठुकराए जाने के बाद शर्म के मारे उसने स्कूल छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद वह फिर क्लास में दिखाई दिया। वह बहुत दुबला लग रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। जैसे ही वह क्लास में दाखिल हुआ, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और सिर झुकाकर मेज पर लेट गया। पूरी क्लास में उसने एक बार भी सिर नहीं उठाया। छुट्टी की घंटी बजते ही मैं बाहर जाने लगा। तभी अचानक उसकी भारी और थकी हुई आवाजें सुनाई दी, जियांग यूशन। मैं रुक गया, मुड़कर देखा। वह धीरे धीरे उठकर मेरी तरफ आ रहा था। पूरी क्लास की सांसें जैसे थम गईं। उसने कांपते हाथों से कुछ कागज मेरी तरफ बढ़ाए। ये मेरे पापा की मेडिकल रिपोर्ट और खर्चों की लिस्ट है। उस दिन मैं सच में घबरा गया था। मैंने कागजों की तरफ देखा भी नहीं। पिछले जन्म में भी उसने इन्हीं कागजों का इस्तेमाल करके मेरी सहानुभूति जीती थी, लेकिन बाद में पता चला था कुछ नकली थे और कुछ में रकम बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई थी। चेन हाउ का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर शर्म और बेचैनी उभर आई। वह धीमी आवाज में बोला, उस दिन मैं सबके सामने घुटनों पर बैठा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे पापा सच में बीमार हैं। इलाज बहुत महंगा है। मैंने स्कूल राहत कोष के लिए आवेदन कर दिया है, क्राउड फंडिंग भी शुरू की है, लेकिन अभी भी बहुत पैसे कम है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन में देर हुई तो खतरा बढ़ जाएगा। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। उसने कागज और आगे बढ़ाए। तुम्हें शायद मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन ये सब अस्पताल की मुहर वाले असली दस्तावेज हैं। क्लास में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। लग तो असली रहे हैं। अगर इस बार वो सच बोल रहा हो तो आखिर इंसान की जान का सवाल है। वही पुरानी बातें, वही नैतिक दबाव। लेकिन इस बार मेरा दिल बिल्कुल शांत था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, चेन हाउ, तुम्हारे पापा की बीमारी और ये कागज, इनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। वह सन्न रह गया। मैंने बिना रुके कहा, तुम्हारे घर में परेशानी है, लेकिन उसका बोझ उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर समस्या का भुगतान करूं। मैंने शांत स्वर में आगे कहा, मैं पहले ही 30,000 रुपए राहत कोष में दान कर चुका हूं। अगर तुम योग्य हो तो तुम्हें वहां से मदद मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपया भी और नहीं दूंगा। मेरी बात सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। शायद उन्हें लगा मैं बहुत कठोर हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। पिछले जन्म में जिस इंसान ने मुझे मजबूर करके मौत तक पहुंचा दिया था, उसके सामने ये कठोरता कुछ भी नहीं थी। चैन हाउ अचानक भड़क उठा, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? ये एक इंसान की जान का सवाल है। तुम्हारे पास मदद करने की ताकत है,
फिर भी तुम हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जब मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर 3 बच्चों को बचाया था तब किसी ने मुझे निर्दयी नहीं कहा। जब मैंने इनाम का 10वां हिस्सा दान किया तब भी किसी ने मुझे स्वार्थी नहीं कहा। चेन हाओ, मेरे पैसों पर मेरा अधिकार है। मैं चाहूं तो उसे फंड में दान करूं या अपने भविष्य के लिए बचा कर रखूं, लेकिन वो पैसे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। मैंने आखिरी शब्दों पर जोर दिया, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। चेन हाओ पीछे हट गया। उसकी आंखों में अविश्वास और नफरत भर गई। वह चीख पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कोई हीरो नहीं हूँ। गरीब लोगों को मर जाना चाहिए, अमीर लोग ही जीने के लायक हैं। वह जितना बोल रहा था उतना ही पागल होता जा रहा था। आसपास और भी छात्र इकट्ठा हो गए। मैंने उसकी हिस्ट्रिकल हालत को देखा और मन ही मन हंसी आई। पिछले जन्म में मैं उसके आंसुओं से धोखा खा गया था, लेकिन अब उसका ये नाटक सिर्फ सस्ता लग रहा था। मैंने थके हुए स्वर में कहा, हो गया तुम्हारा। इतना कहकर मैं बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून लगभग मेरी त्वचा में धंस गए। तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे पैसे दो। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्लास में हड़कंप मच गया। चेन हाओ, छोड़ो उसे, ये गलत है, तुम कानून तोड़ रहे हो। लेकिन वह जैसे पागल हो चुका था। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और सख्त आवाज में कहा, चेन हाओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो और मेरी आजादी रोक रहे हो। अगर अभी नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस शब्द सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह आखिर सिर्फ एक छात्र था। उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया, घबराकर बोला, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज पुलिस मत बुलाओ। वह तो फिर से घुटनों पर बैठने ही वाला था, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अपनी परेशानियां खुद सुलझाओ और दोबारा मुझे परेशान मत करना, वरना अगली बार मैं सीधे पुलिस में शिकायत करूंगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और क्लास से बाहर निकल गया। पीछे से लिन लियांग दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। यू शिन, आज तो तू सच में बहुत जबरदस्त था। लिन लियांग मेरे पीछे पीछे बाहर आया और चिंतित होकर बोला, तुझे सच में पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। ऐसे लोगों को सबक मिलना जरूरी है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन उसे ये जरूर समझ आ जाना चाहिए कि मैं आसान निशाना नहीं हूँ। उसने मेरी बांह की तरफ देखा और घबरा गया। अरे तेरी बांह तो लाल हो गई है। मैंने उस लाल निशान को देखा और हल्का सा हंस दिया। कुछ नहीं है, पिछले जन्म में उसने मुझे बिल्डिंग से धक्का देकर मेरी हड्डियां तोड़ दी थी। उसके मुकाबले ये चोट कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था ये सब अभी बस शुरुआत है। चेन हाउ जैसा लालची इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और सच में कुछ ही दिनों बाद स्कूल में मेरे बारे में अफवाहें फैलने लगी। शुरुआत में लोग बस इतना कहते थे, यूशिन बहुत निर्दयी है, उसने जान बचाने का इनाम तो ले लिया लेकिन अपने ही क्लासमेट के पिता की मदद नहीं की। लेकिन धीरे धीरे बातें और जहरीली होती गईं। कुछ लोग कहने लगे उसने लोगों को बचाया ही इनाम के पैसे के लिए था। यहाँ तक कि कुछ ने ये अफवाह भी फैला दी, झील में बच्चों के गिरने का प्लान भी उसी ने बनाया था ताकि हीरो बन सके। जहां भी मैं जाता मुझे अजीब निगाहें महसूस होती। लोग पीछे से फुसफुसाते, जानबूझकर मेरी सुनाई देने लायक बातें करते, जैसे सब मेरे टूटने का इंतजार कर रहे हों। लिन लियांग गुस्से से बोला, ये लोग पागल हो गए हैं, तूने उनकी जान बचाई थी, उन्हें बस जलन हो रही है कि तुझे इनाम मिला। मैं शांत रहा। पिछले जन्म में मैं लोगों की राय की बहुत परवाह करता था, हर किसी को समझाने की कोशिश करता रहा और जितना समझाता उतना ही बुरा बनता गया। इस बार मैं बेकार की सफाई नहीं दूंगा। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, जो सच है वो एक दिन खुद साबित हो जाएगा। लेकिन अफवाहें रुकने के बजाय और बढ़ती गईं। लिन लियांग ने एक दिन गुस्से में कहा, मैंने सुना है चेन हाओ ही पीछे से ये सब फैला रहा है, वो तुझसे बदला ले रहा है क्योंकि तूने पैसे नहीं दिए। मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। चेन हाओ को लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाना अच्छी तरह आता था। मैंने शांत स्वर में कहा, बिना सबूत के कुछ साबित नहीं होगा, और अगर सबूत मिल भी जाए तो शायद उसे बस 2 बातें सुनाई जाएंगी, अफवाहें फिर भी चलती रहेंगी। मैंने गहरी सांस ली। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि खुद को इन सबसे प्रभावित ना होने दूं। हालांकि मैं मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दर्द तो होता ही था। फिर भी पिछले जन्म की यातनाओं के सामने ये अफवाहें बहुत छोटी थीं। लेकिन मामला यही नहीं रुका। कुछ अभिभावकों ने स्कूल में शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, यूशिन का चरित्र खराब है, वो हीरो कहलाने लायक नहीं है, उससे इनाम और सम्मान वापस ले लिया जाना चाहिए। स्कूल पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार मुझे ऑफिस में बुलाया गया। शिक्षा निदेशक गंभीर चेहरे के साथ मेरे सामने बैठे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यूशिन, तुमने हाल की अफवाहों के बारे में सुना होगा। लोग तुम्हारे लोगों को बचाने के इरादे पर सवाल उठा रहे हैं, और चेन हाउ वाली घटना भी। उन्होंने थोड़ी देर रुककर पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, सर, जब मैंने लोगों को बचाया था तब मैंने किसी इनाम या सम्मान के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ बच्चों को बचाना चाहता था। जहां तक इनाम और सम्मान की बात है, वो स्कूल और समाज ने दिया, मैंने मांगा नहीं था। मैंने आगे कहा, और चेन हाउ, उसकी मदद करना मेरी दया हो सकती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना मेरा कर्तव्य नहीं है। डायरेक्टर ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे पता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अभी माहौल बहुत खराब हो गया है। कई अभिभावक और छात्र नाराज हैं। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या तुम चेन हाउ की थोड़ी मदद करने के बारे में दोबारा सोच सकते हो? थोड़ी सी मदद भी कर दोगे तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। मैं कुछ सेकंड तक
उन्हें देखता रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि एक शिक्षक मुझसे समझौता करने को कह रहा था। मैंने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, सर आप एक शिक्षक हैं, आपको सही और गलत में फर्क करना चाहिए। मैंने लोगों की जान बचाई और भावनात्मक ब्लैकमेल को ठुकराना भी सही है। फिर सिर्फ इसलिए कि कोई अफवाह फैला रहा है मुझे क्यों झुकना चाहिए? मेरी आवाज और दृढ़ हो गई। अगर मैं इस बार झुक गया तो आगे कोई भी इसी तरह मुझे मजबूर कर सकेगा। मेरा हीरो होना इसका मतलब नहीं कि मैं कोई नरम खिलौना हूँ जिसे हर कोई अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। मेरी बात सुनकर डायरेक्टर चुप हो गए। उनके चेहरे के भाव बदलते रहे। काफी देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, शायद मैंने सही तरह से नहीं सोचा, उन्होंने धीरे से कहा। स्कूल तुम्हारे पक्ष में स्पष्टीकरण जारी करेगा और अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी देगा। हम तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। मुझे पता था कि स्कूल की ताकत सीमित है, लेकिन फिर भी कम से कम उन्होंने अफवाह फैलाने वालों का साथ नहीं दिया। ऑफिस से बाहर निकलते ही तेज धूप मेरी आंखों पर पड़ी, लेकिन मैं जानता था स्कूल का स्पष्टीकरण इन अफवाहों को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोग सच नहीं चाहते। उन्हें बस वही कहानी पसंद आती है जो उनकी कल्पनाओं से मेल खाती हो। उनके लिए हीरो मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुद को बलिदान कर दे, जो हर किसी की जरूरत अपने से ऊपर रखे। और जैसे ही मैंने उनकी उम्मीदों के मुताबिक व्यवहार करना बंद किया, उन्होंने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। और चेन हाउ मानव स्वभाव की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। जैसा मैंने सोचा था, स्कूल का स्पष्टीकरण जारी होने के बाद भी हालात में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि स्कूल को भी यूशिन ने पैसे देकर खरीद लिया है। अफवाहें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चेन हाउ बाहर से ऐसे व्यवहार करता जैसे उसका इन सबसे कोई लेना देना ही ना हो। वह रोज समय पर क्लास आता, चुपचाप बैठता, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और अंधेरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब वह सीधे मेरे पास नहीं आता था, बस इतना करता कि किसी न किसी तरह मेरे कानों तक मेरे बारे में फैली गंदी बातें पहुंच जाए। वह इंतजार कर रहा था कि मैं दबाव में टूट जाऊं और पिछले जन्म की तरह खुद ही पैसे लेकर उसके पास पहुंच जाऊं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चली। चेन हाउ का धैर्य मेरी उम्मीद से भी कम निकला। जब अफवाहों से मुझे तोड़ नहीं पाया तो उसने और सीधा रास्ता चुन लिया। उस दिन मैं लाइब्रेरी में देर शाम तक पढ़ता रहा। जब बाहर निकला तो कैंपस लगभग खाली हो चुका था। मैं एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा ही था कि अचानक सामने से कुछ परछाइयां निकलकर मेरे रास्ते में आ खड़ी हुई। मैं तुरंत रुक गया। सामने चेन हाउ था, उसके पीछे दो लड़के और खड़े थे। वे हमारी क्लास के नहीं थे। उनके हाव भाव देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें जानबूझकर साथ लाया गया है, दबाव बनाने के लिए। मेरा दिल हल्का सा सिमट गया। मैंने सतर्क होकर एक कदम पीछे लिया। रास्ता छोड़ो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चेन हाउ की आंखें गुस्से से भर गईं। कोई बात नहीं करनी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कहते हो बात नहीं करनी। उसकी आवाज भारी और खतरनाक हो गई। मेरे पापा का ऑपरेशन लगातार टल रहा है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब तुम्हारी वजह से है। वह एक कदम और आगे बढ़ा। और स्कूल में जो लोग मुझे घूरते हैं उसकी वजह भी तुम हो। तुम्हारे पास पूरे 3 लाख रुपए पड़े हैं और तुम मेरी फैमिली को तबाह होते देख रहे हो। आज तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। उसके पीछे खड़े दोनों लड़के भी आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कलाइयां चटकाई। धमकी साफ थी। मैंने महसूस किया कि इस जन्म में मेरा इनकार उसे सच में पागल बना चुका था। पिछले जन्म में उसने मुझे भावनात्मक रूप से फंसाया था, लेकिन इस बार वह जबरदस्ती पर उतर आया था। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, ये स्कूल है, तुम लोग हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करोगे। एक लड़का हंस पड़ा। अरे हम तो बस अच्छे से बात करना चाहते हैं, समझदारी से पैसे निकाल दो, वरना क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। तभी पीछे से एक नरम आवाज सुनाई दी, अरे यूशिन, चेन हाउ, तुम लोग यहाँ इतनी देर क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। सोया, हमारी क्लास की सबसे दयालु लड़की, हमेशा मीठा बोलने वाली, हर झगड़े में बीच बचाव करने वाली, ऊपर से नरम और मासूम। लेकिन पिछले जन्म में यही लड़की बार बार मेरे कान भरती रही थी। चेन हाउ कितना बेचारा है, बस आखिरी बार मदद कर दो। और धीरे धीरे उसने मुझे उसी खाई में धकेल दिया था जहां से मैं कभी वापस नहीं लौट सका। सुया हमारे बीच आ गई। उसने पहले मेरी तरफ देखा और नरम आवाज में बोली, यूशिन गुस्सा मत हो, मुझे यकीन है चेन हाउ तुम्हें डराना नहीं चाहता था। फिर उसने चेन हाउ की तरफ मुड़कर चिंता जताई। चेन हाउ, मैं जानती हूँ तुम अपने पापा को लेकर परेशान हो, लेकिन इस तरह यूशिन को रोकना गलत है, वो डर जाएगा। ऊपर से ये बातें शांति बनाने जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वह चेन हाउ के व्यवहार को जायज ठहरा रही थी, जैसे उसका मुझे रोकना समझने लायक बात हो। चेन हाउ ने तुरंत मौका पकड़ लिया। उसने दुखी चेहरा बनाया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मेरे पापा। ठीक है, ठीक है, मैं समझती हूँ। सूया ने उसके कंधे पर हाथ रखा जैसे उसे दिलासा दे रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में बनावटी नरमी भरी थी। यूशिन, तुम तो बहुत दयालु हो, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचाया था, तो चेन हाउ की हालत को थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। वह धीरे से मुस्कुराई। वैसे भी स्कूल में तुम्हारे बारे में इतनी बातें हो रही हैं, अगर तुम उसकी मदद कर दोगे तो सब फिर से तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी। मैंने उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से पूछा, सुया तुम्हें हमारी बातें काफी अच्छी तरह पता है
है ना? वह एक पल को अटक गई। मैंने बस लोगों से सुना है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि चेन हाओ 2 लड़कों को लेकर मुझे घेरने आया है। उसकी आंखें हल्का सा डगमगा गईं। मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसने जल्दी से चेन हाओ की तरफ मुड़कर दिखावटी डांट लगाई। चेन हाओ, तुम सच में यूशिन को नुकसान पहुंचाने वाले तो नहीं हो ना? लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूया की बातों ने चेन हाओ को और भड़का दिया था। दोनों लड़के भी तमाशा देखने के मूड में आ गए। उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये लड़का तो आसान नहीं निकला। चेन हाओ का चेहरा और डरावना हो गया। वह मुझे घूरते हुए गर्जा, जियांग यूशिन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे दोगे या नहीं? मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। नहीं। अगले ही पल उसकी आंखों में हिंसा चमक उठी और उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। मैं पहले से तैयार था। जैसे ही चेन हाओ ने मेरी तरफ झपट्टा मारा, मैं तुरंत एक कदम बगल में हट गया। उसी समय मैंने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम लोग? दिन दहाड़े रास्ता रोककर पैसे छीनोगे? रात के सन्नाटे में मेरी आवाज बहुत तेज गूंजी। चेन हाओ का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके पीछे खड़े दोनों लड़के भी घबरा गए। एक लड़का तुरंत बोला, क्या बकवास कर रहे हो? कौन लूट रहा है? मैंने फोन ऊंचा करके कहा, तुम लोग मुझे घेर कर पैसे देने के लिए मजबूर कर रहे हो। अगर ये लूट नहीं है तो क्या है? सब रिकॉर्ड हो चुका है। एक कदम और आगे बढ़े तो अभी पुलिस बुलाऊंगा। मैंने ठंडे स्वर में जोड़ दिया, पहले से की गई हरकतें और ये धमकी सब मिलाकर केस बन जाएगा। लूट और पुलिस शब्द सुनते ही चेन हाओ का चेहरा पीला पड़ गया। दोनों लड़के भी डर गए। उन्होंने जल्दी से उसे पकड़कर पीछे खींचा। छोड़ यार, ये तैयार होकर आया है, बात बढ़ गई तो सच में पुलिस आ जाएगी। चेन हाओ ने मेरे हाथ में फोन देखा, फिर अपने पीछे हटे साथियों को। उसे समझ आ गया कि आज कुछ हासिल नहीं होगा। उसने दांत भींचकर मुझे घूरा, जियांग यूशिन, रुको तुम। फिर वह गुस्से में मुड़कर चला गया। दोनों लड़के भी जल्दी जल्दी उसके पीछे निकल गए। सू या कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिर में बस मुझे घूरा और तेज कदमों से चली गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने महसूस किया कि फोन पकड़ने वाला मेरा हाथ पसीने से भीग चुका था। ऊपर से मैं शांत दिख रहा था, लेकिन सच ये था कि मैं भी डर गया था। फिर भी मैं जानता था, अगर इस बार पीछे हट जाता तो सामने सिर्फ अंधेरा था। मैंने रिकॉर्डिंग कई बार सुनी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब साफ रिकॉर्ड हुआ है, मैं तेजी से हॉस्टल की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने सारी बात लिन लियांग को बता दी। वह गुस्से से कांप उठी। चेन हाओ हद से आगे निकल गया है और वो सुया, वो भी उसकी मदद कर रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मुझे पहले से लगता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लिन लियांग ने तुरंत सिर हिलाया। पिछली बार भी वही तुझे बार बार चेन हाओ की मदद करने को कह रही थी। उसका दिल कभी साफ नहीं था। मैं हल्का सा हंसा। सुइया चेन हाओ से भी ज्यादा खतरनाक है। चेन हाओ की बुराई सामने दिखती है, लेकिन उसकी बुराई नरमी और मासूमियत के नकाब के पीछे छिपी रहती है। लिन लियांग चिंतित हो गई। अब क्या करेंगे? उसने तो लोगों को लेकर तुझे घेरना शुरू कर दिया है, कहीं आगे और भी कुछ खतरनाक ना कर दे। मैंने धीरे से कहा, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहता है, तो मैं पहले उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। पिछले जन्म में मरने तक मुझे ये नहीं पता था कि चेन हाओ सिर्फ मुझसे पैसे नहीं ठग रहा था, वो और भी बहुत गंदे काम करता था। लेकिन इस जन्म में मैं उसकी हर सच्चाई बाहर निकालना चाहता था। अगले कुछ दिनों तक मैं बाहर से बिल्कुल सामान्य रहा, क्लास जाता, पढ़ाई करता, लेकिन चुपके से चेन हाओ की हर हरकत पर नजर रखने लगा। मैं जानता था उसे सबसे ज्यादा लोगों की सहानुभूति चाहिए और सबसे ज्यादा डर उसका असली चेहरा सामने आने से लगता है। इसलिए मुझे जल्दबाजी नहीं करनी थी। मैंने लिन लियांग से कहा कि वह हॉस्टल में उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखे और मैं खुद इंटरनेट खंगालने लगा। पिछले जन्म में चेन हाओ ने कई बार डींग मारी थी कि उसे ऑनलाइन फंड जुटाना बहुत अच्छी तरह आता है। मैंने उसके और उसके पिता के नाम से खोज शुरू की और जैसा मैंने सोचा था, मुझे उसका क्राउड फंडिंग पेज मिल गया। उस पर लंबी भावुक कहानी लिखी हुई थी। पिता की हालत बेहद गंभीर है, घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इलाज के लिए 3 लाख की तुरंत जरूरत। नीचे बहुत सारे लोगों के दान और सहानुभूति भरे संदेश थे। मैंने ध्यान से सारे अपडेट पढ़े। हर दिन एक नया पोस्ट, स्थिति गंभीर, तुरंत पैसे चाहिए, साथ में धुंधली अस्पताल की तस्वीरें और ऐसे बिल जिनमें रकम साफ दिखाई ही नहीं देती थी। ऊपर से सब असली लगता था, लेकिन ध्यान से देखने पर हर जगह खामियां थी। फिर मुझे उसकी सोशल मीडिया आईडी याद आई। उसका असली नाम इस्तेमाल करने की आदत थी। काफी खोजने के बाद मुझे एक संदिग्ध अकाउंट मिला। उसमें एक गरीब छात्र जिंदगी की नाइंसाफी पर दुख भरे पोस्ट डालता रहता था और हाल की पोस्ट सीधे मेरी तरफ इशारा कर रही थी। कुछ लोग खून से सने पैसों को इंसानी जान से ज्यादा अहम समझते हैं। ऐसे हीरो से तो हीरो ना होना बेहतर है। मैंने उसकी पुरानी पोस्ट्स खंगालनी शुरू की और जितना देखता गया उतना ही साफ होता गया कि उसका गरीब होना सिर्फ दिखावा था। आधा महीना पहले उसने लिमिटेड एडिशन जूतों की फोटो डाली थी। कैप्शन था, बहुत मेहनत के बाद आखिर खरीद ही ली। उन जूतों की कीमत कम से कम 50,000 थी। जिसका पिता मौत से लड़ रहा हो वो ऐसे जूते खरीदेगा? 1 महीने पहले
उसने महंगे वेस्टर्न रेस्टोरेंट की फोटो डाली थी। लोकेशन देखकर साफ था एक इंसान का बिल ही 5,000 से ऊपर होगा। उस समय तो उसे इलाज के पैसों के लिए रोना चाहिए था। और उससे भी पहले एक लड़की के साथ एम्यूजमेंट पार्क की फोटो। कैप्शन, सबसे खुश दिन। मैं चुपचाप सारी स्क्रीनशॉट सेव करता गया। ये सीधे साबित नहीं करते थे कि उसने झूठ बोला है, लेकिन इतना जरूर दिखा रहे थे कि उसकी बेहद गरीबी सिर्फ एक नाटक थी। उधर लिन लियांग भी खबरें जुटा रही थी। उसने बताया उसका रूममेट कह रहा था कि वो आजकल रोज देर रात लौटता है, उसके कपड़ों से सिगरेट और शराब की बदबू आती है, और उसने नया महंगा फोन भी खरीदा है। कहता है रिश्तेदारों ने दिया, लेकिन उसके कोई रिश्तेदार हैं ही नहीं। वह थोड़ा रुकी, फिर बोली, और सुया भी आजकल उसके बहुत करीब है। दोनों रोज साथ खाना खाते हैं, वो उसके लिए नाश्ता भी लाती है। मेरे सारे सुराग अब एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। जिस इंसान का पिता मौत से लड़ रहा हो, जो हर जगह पैसे के लिए रो रहा हो, वो सिगरेट, शराब, नया फोन और डेटिंग कैसे अफोर्ड कर सकता है? सिर्फ एक जवाब था, उसे पैसों की कमी थी ही नहीं। उसकी सारी मुश्किलें सिर्फ मुझे निशाना बनाने के लिए थी। वह इंटरनेट पर लोगों की सहानुभूति लूट रहा था और साथ ही मुझसे भी 3 लाख ऐंठना चाहता था। मैंने धीरे से कहा, अब बस लोगों को सच दिखाना बाकी है। लिन लियांग ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन कैसे? अगर उसे पता चल गया कि हम कर रहे हैं तो? मैं हल्का सा मुस्कुराया, उसे पता नहीं चलेगा। उसे लोगों की सहानुभूति चाहिए ना, तो अब वही लोग उसका असली चेहरा खुद देखेंगे। अगले कुछ दिनों में लिन लियांग ने बहुत चालाकी से बातें फैलानी शुरू कर दी। कभी यूं ही किसी से कहती, काश मेरे पास भी इतना महंगा फोन होता जितना चेन हाउ के पास है, और फिर सामने वाला खुद पूछने लगता। कभी कैजुअली बोल देती, कल मैंने उसे सूया के साथ शॉपिंग करते देखा। धीरे धीरे सबके मन में शक पैदा होने लगा, अरे उसका परिवार तो बहुत गरीब था ना, फिर नया फोन कहाँ से आया? मैंने भी उसे महंगे रेस्टोरेंट में देखा था, उसके पापा अस्पताल में हैं और उसे डेटिंग की पड़ी है। सवाल बढ़ते गए और चेन हाउ दिन ब दिन ज्यादा चिड़चिड़ा होता गया। लोगों की निगाहें अब उस पर टिकने लगी थी, यहाँ तक कि उसका और सूया का रिश्ता भी बिगड़ने लगा। एक दिन कैंटीन में मैंने दोनों को साथ बैठे देखा। सूया ने शायद कुछ कहा, अचानक चेन हाउ ने जोर से मेज पर हाथ मारा और उस पर चिल्लाने लगा। सूया की आंखें लाल हो गईं। वह दुखी चेहरा बनाकर वहीं बैठी रही, जिससे आसपास के लोगों की सहानुभूति तुरंत उसकी तरफ चली गई। लेकिन चेन हाउ बिना माफी मांगे गुस्से में वहां से चला गया। सूया धीमी आवाज में बुदबुदाई, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। और फिर 2 दिन बाद सूया ने एक नई चाल चल दी। क्लास मीटिंग चल रही थी। क्लास टीचर सबकी पढ़ाई और हाल की परीक्षाओं का सार बता रहे थे। तभी अचानक सूया खड़ी हो गई। सर, मुझे कुछ कहना है। पूरी क्लास की नजर उसकी तरफ चली गई। वह हाथ में एक लिफाफा लिए धीरे धीरे मंच तक गई और उसे क्लास टीचर को पकड़ा दिया। ये 50,000 रुपए हैं, मैंने जितना हो सका इकट्ठा किया है। मैं ये पैसे चेन हाउ को देना चाहती हूँ ताकि उसके पिता का इलाज हो सके। पूरा क्लासरूम एकदम शोर से भर गया। 50,000 कोई छोटी रकम नहीं थी। सब जानते थे कि सूया का परिवार भी अमीर नहीं था। इतने पैसे जुटाने का मतलब था कि उसने जानबूझकर खुद को दयालु साबित करने की तैयारी की थी। क्लास टीचर भी हैरान रह गए। सूया ने लाल आंखों के साथ धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है ये रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मैं चेन हाउ को इस हालत में नहीं देख सकती। उसने रुकर मेरी तरफ देखा। चेहरे पर दुख था, लेकिन आंखों में छिपा हुआ गर्व साफ दिखाई दे रहा था। यूशिन की भी अपनी मजबूरियां होंगी, मैं उन्हें दोष नहीं देती। मैं बस अपनी तरफ से मदद करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोग भी चेन हाउ की मदद करेंगे। उसकी बातें सुनते ही क्लास का माहौल बदलने लगा। कुछ छात्र तुरंत प्रभावित हो गए। सूया सच में बहुत दयालु है। हाँ, कम से कम उसने मदद तो की। धीरे धीरे कई लोग पैसे निकालकर आगे बढ़ने लगे। कोई 100 दे रहा था, कोई 500, कोई 1000। सूया मंच पर खड़ी सबकी तारीफें सुन रही थी और बीच बीच में मेरी तरफ ऐसे देख रही थी मानो जीत उसी की हो। उसकी चाल बहुत खतरनाक थी। उसने सिर्फ 50,000 देकर खुद को दयालु देवी बना लिया था और मुझे उस इंसान की तरह दिखाया जा रहा था जिसके पास 3 लाख होते हुए भी दिल नहीं है। अब अगर मैं कुछ नहीं देता तो मैं पूरी क्लास की नजरों में दोषी बन जाता। लिन लियांग गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मैंने धीरे से उसकी बांह पकड़कर शांत रहने का इशारा किया। फिर मैं धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ। पूरा क्लासरूम तुरंत शांत हो गया। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मैंने सूया को देखते हुए शांत स्वर में कहा, सूया, अगर तुम चेन हाउ की मदद करना चाहती हो तो ये तुम्हारी दया है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं थोड़ा रुका, लेकिन तुम्हारी दया दूसरों को मजबूर करने का हथियार नहीं बन सकती। सूया का चेहरा हल्का सा बदल गया। मैंने आगे कहा, तुमने 50,000 दिए, ये तुम्हारी मर्जी है। बाकी लोग देना चाहते हैं या नहीं, कितना देना चाहते हैं, ये उनकी आजादी है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुमने पैसे दिए, तुम्हें ये अधिकार नहीं मिल जाता कि बाकी सब भी वैसा करें। मेरी आवाज अब और साफ हो गई, खास तौर पर मैं। पूरा कमरा एकदम चुप था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मेरे 3 लाख रुपए कोई चैरिटी फंड नहीं है, वो इनाम है मेरी बहादुरी का, और मैं पहले ही 30,000 स्कूल राहत कोष में दान कर चुका हूँ। अगर चेन हाउस सच में जरूरतमंद है तो उसे वहां से मदद मिलेगी, लेकिन मैं उसे सीधे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कुछ छात्रों के चेहरे बदलने लगे। सूया जल्दी से बोली, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। सच में? मैंने धीरे से मोबाइल निकाला। या फिर तुम चाहती थी कि लोग सोचें, अगर तुम 50,000 दे सकती हो तो मुझे अपने 3 लाख दे देने चाहिए? सूया का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने अब नजरें
चेन हाउ की तरफ मोड़ दी। वैसे सब लोग चेन हाउ की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि चेन हाउ खुद अपने पैसों का क्या कर रहा है? चेन हाउ का सिर अचानक ऊपर उठा, उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मैंने फोन की स्क्रीन ऑन की। एक गरीब छात्र जिसके पिता मौत से लड़ रहे हैं, वो लिमिटेड एडिशन जूते खरीद सकता है? मैंने पहली स्क्रीनशॉट सामने दिखाई। सामने की पंक्ति में बैठे छात्रों ने साफ देख लिया, अरे ये तो बहुत महंगे हैं। मैंने दूसरी फोटो खोली और ये देखो, 1 महीने पहले महंगे वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाना। किसी ने तुरंत कहा, इस जगह का खर्चा तो 5,000 प्रति व्यक्ति है। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, उस समय तुम्हारे पिता अस्पताल में नहीं थे चैन हाउ? उसका चेहरा और बदसूरत हो गया। मैंने तीसरी तस्वीर दिखाई और ये अम्यूजमेंट पार्क डेट। क्लास में फुसफुसाहट अचानक तेज हो गई। एक के बाद एक स्क्रीनशॉट सामने आते गए। हर तस्वीर उसकी गरीबी के चेहरे पर एक थप्पड़ जैसी थी और हर तस्वीर के साथ लोगों की सहानुभूति टूटती जा रही थी। पूरा क्लासरूम सन्न हो गया। जिन छात्रों ने अभी अभी पैसे दिए थे, उनके चेहरे शर्म और गुस्से से बदल गए। उन्हें समझ आ चुका था उनकी दया का इस्तेमाल किया गया था। सूया मंच पर पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास, गुस्सा और ठगे जाने की चोट साफ दिख रही थी। शायद उसने भी नहीं सोचा था कि चेन हाउस सच में झूठा निकलेगा। मैंने आखिरी वार किया, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे पास क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर झूठी रकम दिखाने के सबूत भी हैं। अगर तुम लोग चाहो तो मैं सब स्कूल फोरम पर पोस्ट कर सकता हूँ। चेन हाउ का शरीर कांप गया। वह लगभग गिरने वाला था। क्लास टीचर आखिरकार जोर से बोले, चेन हाउ अभी मेरे साथ ऑफिस चलो, इस मामले की पूरी जांच होगी। चेन हाउ सिर झुकाए उनके पीछे चल पड़ा। उसकी हालत किसी अपराधी जैसी थी। और सुया, वह अभी भी मंच पर खड़ी थी, हाथ में खाली लिफाफा, जैसे कोई मस्खरा जो सबके सामने अपना खेल हार चुका हो। चारों तरफ से अजीब निगाहें उस पर टिक गईं। आखिरकार वह सिर झुकाकर जल्दी से अपनी सीट पर लौट गई। कुछ ही सेकंड बाद क्लासरूम में आवाजें उठने लगी। तो वो सच में झूठा था। हमने बेवजह यूशन को गलत समझा। यूशन सही था। धीरे धीरे माहौल पूरी तरह बदल गया। अब लोग चेन हाउ को कोस रहे थे और मुझसे माफी मांग रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर चमकती धूप की तरफ देखा। दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक लंबी थकान, जैसे कोई पुराना कर्ज आखिरकार खत्म हुआ हो। इस जन्म में मैंने आखिरकार अपने सबसे बड़े बुरे सपने को खत्म कर दिया।